वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त इलाज हो रहा है। वहाँ पे बिल्कुल फ्री है, वो फ्री इलाज है। हाँ, अभी आपने कहा डॉक्टर्स हैं और मेडिकल्स वहाँ पे काफी स्टाफ है, लेकिन मैंने बहुत दफा सुना है कि कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है, क्योंकि जितने लोग हर्ट हुए हैं और उन पे ये कैलामिटी आई है, उनके लिए बहुत मुश्किल है इस तरह से वापस स्टैंड अप करना। तो वहाँ पे किस तरह से आप क्योर कर रहे हैं लोगों को मेंटली? असल में ये एक तो ये है कि हम साइकेट्रिस्ट तो आपको पता है मिलते भी नहीं है पाकिस्तान में, बहुत कम है। जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजर हैं, ये काम हमने उनके स्पुर्द किया हुआ है। अच्छा। और सोशल ऑर्गेनाइजर बेसिकली वो ग्रास रूट पे चले जाते हैं। सबसे पहले तो वो असेसमेंट करते हैं कि नुकसान क्या हुआ है, फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन लोग हैं, उनको किस तरह की हेल्प चाहिए, ये हमारे पास पूरा डाटा होता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये लोग जिस तरीके से जो ट्रॉमा में होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है, कोई उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको हमारे यहाँ इस तरह की सर्विस जो है उस फील्ड हॉस्पिटल में तो नहीं है, लेकिन हम रेफर कर देते हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, हमारे यूएसए से एक डॉक्टर शगुफ्ता, अच्छा, शिकागो से आई है। उसने 4 दिन जो है ना वो काम किया है नौशहरा के हमारे 24/7 मेडिकल से 24/7 अच्छा, 2 महीने तक मुसलसल हम इसको चलाते रहे। 24 अभी भी चल रहा है कि किसी वक्त भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, 24 घंटे और 7 दिन, 24 घंटे और 7 दिन, तो उसमें उन्होंने भी सर्विस दी है। और फिर 4 दिन के बाद वो सियालकोट की रहने वाली हैं, वहां गई हैं और यूएसए जाने से पहले कहने लगे कि 2 दिन मेरे पास और हैं, आप कहीं यूटिलाइज करें। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी और हमने उनको भेजा है मियाँ वाली में। अच्छा। और मियाँ वाली में हमारे सेंटर में उन्होंने ये, आप जरा सुनकर बाज़ का जो है ना बंदे के जहन में ये आता है कि कितने डिप्राइव्ड लोग हैं कि 4 बच्चे जो उनके पास इलाज के लिए आए या दिखाने के लिए आए, तो उन 4 बच्चों के दिलों में सुराख था। उनको कोई पता नहीं चल रहा था कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। तो चूंकि बीइंग ए स्पेशलिस्ट उन्होंने जो है ना आइडेंटिफाई किया, डायग्नोज किया और उन्होंने कहा कि आप, बल्कि जेब से पैसे भी दिए। अच्छा, कि जी आप जाएं फलां हॉस्पिटल में, वहां जाकर आप ये चेक कराएं। और फिर वो या तो 2 बच्चों को कहा कि उनकी सर्जरी होगी और 2 बच्चे मेडिसिन से जो है ना वो ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो ये जो बात है ना कि ये आई थिंक ये स्पिरिट होनी चाहिए, ताकि इस तरह से हमारे मुल्क के कौम के इस तरह से लोग आएंगे तो कोई बेहतर रास्ते पे चलेगा। सर ये बताइए कि इतने अरसे से, ये जब से सैलाब का वाकया शुरू हुआ है, जब से ये एक आफत आवाम के ऊपर आई थी, पाकिस्तानी आवाम पे, वैसे तो महंगाई का सैलाब भी है जिसके अंदर आवाम काफ़ी अरसे से बह रहे हैं, मगर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने कोई डाटा भी मुरतब किया है, कोई अदाद शुमार के कितने लोग हैं, क्या है, किस तरह की बीमारियाँ हैं, कितनी तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, क्या कोई आपका इस तरह की डाटा शीट है? मेरे ख्याल में हम जहाँ काम करते हैं वहाँ का बेसिकली जो है वो एक डाटा तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वो देती हैं। ठीक है। दूसरा एनजीओज का मोस्टली ये होता है कि जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ का डाटा लेते हैं, और फिर गवर्नमेंट का या एनडीएमए का या जो भी रिलायबल जो एजेंसीज हैं, ओचा जो है एक बड़ी एजेंसी है यूएन की, तो उनके डाटा पे रिलायबिलिटी होती है, या हमने भी जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम उनको भेज देते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि हमारा फोकस ये होता है कि अगर किसी एक यूनियन काउंसिल में चले जाएं तो उस यूनियन काउंसिल का डाटा हमारे पास मुकम्मल हो। अच्छा, कितने स्कूल डैमेज हुए हैं, कितने लोग जो हैं वो इसमें डेथ हुई है, यहाँ कितने बच्चे ऑर्फन हुए हैं, तो ये सारा होमवर्क कौन करता है आप लोगों? ये हमारे सोशल ऑर्गेनाइजर करते हैं। यानी हमारी हायरार्की बेसिकली ये होती है कि जब भी हम किसी यूनियन काउंसिल किसी विलेज में जाते हैं तो हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजर है, बेसिकली सोशल ऑर्गेनाइजर दे आर MA और MBA, मतलब इस लेवल के जो वो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजर। शुक्र MPS नहीं है जी। लेकिन मतलब मेरा कहने का ये है कि मास्टर्स एटलीस्ट होते हैं, और उनको ये तरीका फिर ये है कि थोड़ी ट्रेनिंग हम दे देते हैं कि काम कैसे करना है। सबसे बड़ी बात है कि उनके दिल में इंसानों के लिए हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए, ये बड़ी बात। अच्छा, जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं हम ये उनसे जरूर होता है हमारा। आपके इंटरव्यूज में होता है? इंटरव्यू में जो है ना, कहते हैं भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? अच्छा। वो कहते हैं जी कि कुछ तो कहते हैं कि जी हमने एनजीओ सुना है कि एनजीओ है और इसमें अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं और इसमें कुछ करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि यार तो, लेकिन ये है कि आप फील्ड में जाएंगे, वहाँ दिन रात रहना पड़ेगा, वहाँ मुश्किल है, पानी आपको जो है ना वहाँ की जो जिस तरीके से अवेलेबल है वो पीना पड़ेगा। तो कुछ तो कहते हैं जी हम तो ये सोच रहे हैं इस्लामाबाद में दे दें। अच्छा। तो हम कहते हैं कि यार फिर आप कोई और एनजीओ तलाश करें। हाँ। अच्छा। नहीं, उसकी रीजन ये है कि इस्लामाबाद में कितने लोग बैठ सकें। सही। लेकिन काम तो हमने करना है फील्ड में। बिल्कुल। और फील्ड के लोग जो, अच्छा फिर ये है कि हमारा एक होता है कि देखें तनख्वाह तो आपको मिलनी है, चाहे आप जो है ना वो किसी भी एनजीओ में करें या गवर्नमेंट सेक्टर में करें, बैंक में करें। बिल्कुल। लेकिन आप अगर ये नीयत रखें कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है, बिल्कुल फलाह बहबूद का काम करना है, तो इस दुनिया में काम करना क्योंकि ज्यादा कन्वीनियंट और ज्यादा पास है। तो अगर वो इसको कंसेप्ट को जरा अपने नीयत को ठीक कर लें
कि हमने जो काम कर रहे हैं ये इंसानियत की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से फरमाया है कि इंसानियत की फलाह के लिए, आपको ये शायद याद होगा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई तो वो जब अपने घर में वापस आए तो उनको एक यानी ठंड लग रही थी, कपकपी का शिकार थे, तो बुखार की सूरत हाल थी। तो उनकी जो अज़वाजे मोहतरमा उस वक्त उनकी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप परेशान ना हो क्योंकि आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। बिल्कुल, आप गरीबों का जो है वो मदावा हैं, आप जो बेआसरा लोग होते हैं और यतीम हैं उनकी हेल्प करते हैं, आपको अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो है ना इंसानियत की खिदमत जो है वो कोई मामूली काम नहीं है। लोग तो बड़े बुलंद बाला दावे कर देते हैं। बिल्कुल। और देखिए सबसे ज्यादा वही बात है कि मजहब के अंदर भी तमाम मतलब हम लोगों को यही बताया गया है कि जनाब आपके हकूक अल्लाह की तो माफ़ी है क्योंकि अल्लाह तो बहुत गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, मगर जो हम लोग इंसान हैं हम लोगों के पास इतने बड़े दिल नहीं है, हम शायद ना किसी को माफ़ कर सकें अगर किसी ने हमारा हक अदा नहीं किया। और बाज़ हम लोगों में अब इतने अरसे से महंगाई का सामना कर करके अपना हक लेने की ताकत भी खत्म हो गई है, मटेरियलिज्म आ चुका है लोगों को। सर क्या आप लोग अच्छे बताएंगे जब वहां पर सारे आप काम कर रहे होते हैं तो क्या आपके लेक्चर्स होते हैं तो वहां पर लोगों को उनके राइट्स के बारे में भी बताते हैं कि भाई आप लोगों के क्या हकूक हैं, अगर आप डिसेबल हैं या आप बीमार हैं या आप डिप्राइव्ड हैं किसी भी तरह, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी रन होते हैं आपके? वैसे ये है कि ये प्रोग्राम जो है वो रन होने चाहिए जी। लेकिन चूंकि ना देखें ना जब वो कहते हैं कि ये बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, एक तो जो है कि रिलीफ कैसे पहुंचाएं और उन लोगों तक जो है ना वो इमीडिएट जो है ना सपोर्ट कैसे हो। और फिर लोग बहुत होंगे वहां पर, लोग ज्यादा होते हैं। अब ये है कि बहुत सारे, मैं वहाँ आप सराइकी बेल्ट की बात करते हैं, कोट अद्दू में था तो वो बताने लगे कि लाहौर से एक इसी तरीके से वहाँ से जो डोनेशन देने के लिए ईद के दिन, ईद से एक दिन पहले मैं वहाँ था, तो वो वहाँ कहने लगे कि 1,000 मैंने देना है। वो अपने तौर पर आए और उन्होंने कोशिश की कि चंद लोगों को वहाँ जाकर दें, तो वो ये हुआ कि जैसे आपने देखा है कि लोग टूट पड़ते हैं। सही, बिल्कुल। तो वो जब धक्के उन्हें लगे कुछ तो वो वापस आ गए, होटल में आकर ठहरे। तो वहाँ इत्तेफाक से हमारा एक सोशल ऑर्गेनाइजर उन्हें मिल गया। अच्छा। तो वो पूछने लगे कि यार जनाब आप कहाँ से आए? कहते मैं लाहौर से आया था और इस काम के लिए आया था लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप वापस ना जाएं, हम आपकी ये काम जो है ना कर देते हैं, मदद करते हैं। उन्होंने ये किया कि टोकन लिए, जो हमारा सिस्टम है तकसीम करने का या डिस्ट्रीब्यूशन का, टोकन उन्होंने तकसीम किए और नहीं टोकन तकसीम करने के बाद फिर आकर उनको ले गए कि अब आप चलें। उनको ये कहा कि आप इस टाइम पे सारे लोग जो है ना यहाँ आ जाएं, जो टोकन देगा उसको जो है ना 1,000 जो है ना वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से सारे उस एरिया में यूनियन काउंसिल 1 जो है वहाँ की कोट अद्दू की, उसके अंदर उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल में 2 लाख 2.5 लाख के करीब जो अमाउंट है वो तकसीम की है। और उन लोगों तक ईद के एक दिन पहले 1,000 रुपया एक बंदे को, एक फैमिली को मिल जाना, ये बड़ी अच्छी बात है जी। और बाकी वो लोग जो कि डिजर्विंग है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन किधर से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे भाई किधर से? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं वसीम बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी वसीम भाई क्या कहना चाहेंगे? साम जी फजल रहमान साहब, मैं आपके साथ इनसे मैं बात करना चाह रहा था। जी बिल्कुल। जी जरूर। जी अस्सलाम वालेकुम फजल रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बड़ी खुशी हो रही है आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं देख रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग मतलब इतना अच्छे तरीके से वहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली जो मेरा आपसे बात करने का ये मकसद था कि हम कुछ लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो वो मिल के कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल आपको इतनी अनसर्टेनिटी सी है कि लोग जो आगे नजर आ रहे हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन पे हैं, जो फैक्ट्रीज की हेल्प कर रहे हैं, उन पे कुछ बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं है लोगों का, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग करना चाह रहे होते हैं लेकिन करते नहीं है। तो मैं इस हवाले से आपसे पूछना चाह रहा था कि आप जैसे जो लोग हैं बेलॉस किस्म के जो काम कर रहे हैं, इनसे कांटेक्ट हमारा किस तरह हो सकता है, या आपसे अगर हम इस हवाले से मिलना चाहें या कुछ उन लोगों की हेल्प के हवाले से आपको कुछ करना चाहे, हेल्प आउट करना चाहें, तो उसके लिए हमें काइंडली कुछ बता दें। चलें, बहुत शुक्रिया फैसल भाई के आपने फोन किया और फोन करके बड़ी अच्छी बात की। फैसलाबाद से आपने कॉल किया तो मैं वहाँ कहना जरूर चाहूंगा कि बाबर चौक के समोसे जरूर खाइएगा, बड़े मशहूर हैं उधर।